नमस्कार। प्लांटेशन वाले टॉपिक में अभी तक हम लोग जो उसके बेसिक्स हैं, जैसे कि कहीं पर भी आपको प्लांटेशन वगैरह करना है तो सबसे पहले उस एरिया को साइट सेलेक्ट करना, एरिया सेलेक्ट करना, उसके बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे फिर उस एरिया को तैयार करना, प्रिपेयर करोगे। अब अगर आपको सीड से उसमें सीड छिड़क के करना है तो फिर आप उस हिसाब से उस एरिया को तैयार करोगे, या फिर अगर आपको प्लांटेशन वगैरह करनी है तो गड्ढे वगैरह करोगे। अब गड्ढे की कंडीशन एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकती है कि आपके एरिया प्लेन की है या पहाड़ी पथरीली एरिया है, उस हिसाब से अपने गड्ढों के टाइप अलग अलग हो जाएंगे। फिर जब हम लोग ये जो गड्ढे या प्लांटेशन करते हैं उसका एक पैटर्न बनता है कि वो लीनियर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, क्विंकुंसियल, किस टाइप से बन रहा है। वो चार जो पैटर्न बनते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। यहाँ तक अपना जो प्लांटेशन वगैरह करना था वो तो हो गया। अब अगला स्टेप आता है कि ये जो हम लोगों ने ये जो बवाल किया है इसे बचाया कैसे जाए भाई, क्योंकि अगर नहीं बचाएंगे तो ये अगले साल तक आते आते सब साफ हो जाएगा। ये केवल अपने यहाँ का ही नहीं है, लगभग पूरे ग्लोबल लेवल पे हर जगह होता है। आप लोगों ने अक्सर, वैसे भाई आप प्रजातांत्रिक देश में हो, डेमोक्रेसी में हो, तो आप किसी भी स्टेट को, जिस मुख्यमंत्री को, सेक्रेटरी को, डीएफओ को, जिसे भी है, आप आराम से उस पर करप्शन के जो भी इल्ज़ाम आरोप को लगाना है आप आराम से आरोप लगा दो, गले दो उसे। ये एक अलग एंगल है। बट टेक्निकली देखा जाए तो जब किसी की फेवरेबल सीजन आता है जैसे कि मानसून, उस टाइम पे यूजुअली आप जितना भी प्लांटेशन करते हो उसका लगभग 40-50% ही है जो जैसे ही वो 3-4 मंथ का सीजन है वो ख़त्म होता है, उसके बाद लगभग ज़्यादातर वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है। 40-50% ही बचेगी, 40-50% ख़त्म हो जाएगी। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंट कैसा है। अगर आप राजस्थान जैसे सेमी एरिड में चले जाओगे तो इसके जो डेथ का जो रेशियो है वो लगभग 80% तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्लांटेशन ख़त्म हो जाती है। तो ये जो रेशियो है वो और नीचे ना जाए उसके लिए हमें यहाँ मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेंटेनेंस क्यों करना पड़ रहा है? मेंटेनेंस मतलब उस एरिया को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि जंगली जानवर ना खा जाए, आप उसके चारों तरफ कुछ फेंसिंग कर दोगे। तो फेंसिंग एक टाइप से उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, उसकी मेंटेनेंस है। बहुत सारे क्योंकि नए नए पौधे हैं तो उनकी पत्तियां बिल्कुल मुलायम होती हैं, उस केस में बहुत सारे कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं, वो उस पर अटैक कर देते हैं, पेस्ट हैं उस पर अटैक कर देते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं। तो ये इंसेक्ट पेस्ट वाला जो है उससे प्रोटेक्ट करना। हार्श वेदर, आपको यूपी का पता है, कई बार फ्रॉस्ट पड़ जाती है अपने यहाँ, पाला पड़ जाता है। अब पाले में बड़े पेड़ तो झेल लेते हैं, लेकिन ये जो छोटे पेड़ हैं जब उनके अंदर का पानी जो है वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, तो वो नहीं झेल पाएंगे, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो वैसे केस के लिए आपको इन्हें कुछ हद तक प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर ये है मेंटेनेंस ऑफ, क्यों कर रहे हैं, मेंटेनेंस की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है हमें, क्योंकि बहुत सारे जो डैमेजिंग कॉजेज हैं जैसे कि इंसेक्ट पेस्ट ने अटैक कर दिया इन पर, इंसेक्ट पेस्ट ने अटैक कर दिया, एडवर्स वेदर हो गई, एनिमल खा गए, ग्रेजिंग ब्राउजिंग है, ये एनिमल कई बार उस एरिया में घुस के, कुछ बहुत सारे जानवर हैं जो नहीं खाते हैं तो उस पर चढ़ जाते हैं, कुचल देते हैं। कहीं फॉरेस्ट फायर वगैरह लग गई, उससे भी बचाना है। ये वेदर का इशू आ गया यहाँ पर। कई बार क्या होता है जहाँ पर आपने कर दिया, साइट सिलेक्शन में कुछ गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया, बाद में बरसात ज़्यादा हुई, उस एरिया में पानी भर गया, वाटर लॉगिंग हो गई, पूरे पेड़ मर गए। तो ये वाटर लॉगिंग वगैरह की दिक्कत हो गई। या ऐसा एरिया हो गया जहाँ पर सूखा पड़ गया, मान लो नॉर्मल एरिया था, इस साल मानसून कमज़ोर रहा और उस एरिया में सूखा पड़ गया। अब आपने भाई 1.5 करोड़ की प्लांटेशन लगाई है, या तो आप वो 1.5 करोड़ की प्लांटेशन बचाने के लिए उस एरिया में 2-3 बोर कर दीजिए और उनसे पानी की सप्लाई, इरिगेशन दे दीजिए, ड्रिप इरिगेशन कर दो, जो भी करना हो वो करो, उन्हें सप्लाई करो पानी की, जिससे वो प्लांटेशन बच जाए। मतलब फिर वो वैसे ही है कि 100 रुपये को बचाने के लिए फिर अपन को 2-3 रुपये या 5 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। तो फिर वो है वाटर लॉगिंग या ड्रिप का इशू आ जाए। यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग डिफेक्टिव और केयरलेसनेस कर देते हैं।
जैसे जब प्लांटेशन का काम करते हैं तो जो पौध लगाते हैं, हालांकि अब वो पौध का भी वो जो सर्टिफिकेशन है ना, वो प्रोसीजर उनके लिए स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी ये नर्सरी वाले हैं उन सबको सर्टिफाइड दिया जाएगा और कि हाँ भाई तुम प्रॉपर तरीके से नर्सरी बनाते हो। और नर्सरी के जो भी ये मटेरियल पॉलीबैग बनाएंगे, भले ये टीक की सीड के पॉलीबैग बना रहे होंगे, लेकिन उनकी भी क्लास किए जाते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जिससे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अच्छी की जगह कई बार बीच में कुछ घटिया क्लास वाले पेड़ पौधे आ जाते हैं, वो नहीं झेल पाते इस स्ट्रेस कंडीशन को, तो वो मर जाते हैं। तो कई बार उसकी वजह से भी हो जाते हैं। कई बार सीडलिंग लगाते समय बहुत सारे की जड़ें अड़े टूट गई, मजदूर जो है लगा रहा था, जड़ें टूट गई। अब उसे डर था कि कोई जो ऊपर है उसका वो डांटे ना, तो तब भी उसने लगा दिया, मरेगा, मरता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, या कई बार हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। इस वजह से क्या होती है कि उस एरिया की जो प्लांटेशन है, जो आपने 1000 पेड़ लगाए, उनमें से 500 को जो ख़त्म होना है या 600 को ख़त्म होना है, वो ऐसा हो जाता है। किसकी वजह से? इन सारी कंडीशन की वजह से। अब अपना काम ये है कि कैसे भी करके ये रेशियो को बढ़ाया जाए। अगर हम लोग ये सारी चीज़ें ना करें तो वो शायद है 80-90% तक डेथ हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो करते हैं। जैसे पहला मेजर्स आता है कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट। कैजुअलिटी मतलब जैसे कोई ख़त्म हो गया, मर हो गया, आपने किसी एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे थे। होता क्या है प्रैक्टिकली, जब किसी एक एरिया में पेड़ लगाए जाते हैं, मान लीजिए वहाँ पर 100 पेड़ लगाए, तो नर्सरी में हम लोग 100 पेड़ नहीं खरीदते हैं। नर्सरी से हम लोग 110 पेड़ या 120 पेड़ खरीद के लेके आएंगे। 100 पेड़ लगा दिए और जो 10-12 पेड़ है उन्हें इस खेत की कहीं बगल में रखा होगा। इन्हें भी पानी देंगे, उन्हें भी देंगे। इन्हें क्यों रख रखा है कि ये जो 100 पेड़ हैं, कितना भी कर लेंगे, इनमें से तब भी 10-15 मर जाएंगे। तो जैसे जैसे कोई पेड़ मरता जाएगा, हम लोग यहाँ से उठा के उसे लगाते जाएंगे। यहाँ क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सभी के सभी पेड़ एक ही उम्र के रहेंगे, एक ही कैटेगरी के, है ना। तो इस टाइप से इनसे वो जो मर गया उसे निकाल देंगे और इससे उसे रिप्लेस कर देंगे। तो इसे बोलते हैं कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट। इसके लिए दूसरे टर्म भी है, रीफिलिंग। वो जगह थी जिससे पहले भरा गया था, मर गया, उसे हमने दोबारा से भर दिया, तो इसे क्या बोल देते हैं? रीफिलिंग भी बोलते हैं। इसी के लिए बीटिंग अप टर्म भी यूज़ किया जाता है, ब्लैंकिंग भी टर्म यूज़ किया जाता है, या इनफिलिंग भी टर्म यूज़ किया जाता है। इन सभी चारों शब्दों का एक ही मतलब होता है और वो है कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट, या इनफिलिंग, या रीफिलिंग, या बीटिंग अप, या ब्लैंकिंग। एक ही मतलब है। करना क्या होता है वो समझ में आया कि कोई मरा हुआ पेड़ है आपके प्लांटेशन वाले प्लॉट में, उसे निकाल के और नए वाले पेड़ को वहाँ लगा देना। दूसरा है, जब हम लोग पेड़ पौधे लगा देते हैं तो पेड़ों की तो एक लंबाई रहेगी। जैसे सपोज ये वाला एरिया है, देखो ऐसा है कि आप जैसे समय को ले लो कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप दिन भर पूरे बिजी रहिए या दिन भर कुछ भी नहीं करिए, आपका टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी फुलफिल कर देगी, कोई ना कोई एक्टिविटी में आपका वो टाइम बर्बाद होगा। वैसे ही यहाँ पर है, अगर मैं इस पूरे एरिया को खाली छोड़ दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये घास फूस, यानी कि खरपतवार, वीड, इसे क्या बोलेंगे? वीड। अब अगर इस एरिया में मैं प्लांटेशन करता हूँ तो मैं जनरली इस बात को ध्यान रखता हूँ। आपने ये देखा होगा, जैसे मान लो मैं किसी एरिया में आम की प्लांटेशन कर रहा हूँ, मुझे आम का बगीचा बनाना है, तो आम के पेड़ कितने पे लगते हैं? एक पेड़ यहाँ लगा, दूसरा 10 फीट या 15 फीट दूरी पे लगेगा, फिर अगला फिर 15 फीट पे लगेगा। अगर मैं पेड़ों को अभी लगा दूँ, एक यहाँ लगा दूँ, दूसरा यहाँ लगा दूँ, तीसरा यहाँ लगा दूँ, ये 15-15 फीट की दूरी पे लगा दूँगा, तो क्या होगा? ये पेड़ जब आज लगाए हैं वो तो छोटे छोटे हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो या तो मुझे इस बीच के स्पेस में या तो खेतीबाड़ी करनी पड़ेगी जिससे यहाँ घास फूस ना उग पाए। अगर मैं पेड़ छोड़ करके ऐसे ही छोड़ दूंगा पेड़ लगा के, तो उसमें घास उगाती है। घास का सीजन है 6 महीने का, वो तो बिल्कुल खरगोश की तरह तेज़ी से ग्रोथ करती है। इनका समय जो है ये है हज़ारों सालों का, तो ये तो बिल्कुल आराम से ग्रोथ करते हैं।
जिसका जितना मैच्योरिटी ड्यूरेशन है लाइफ का उसके हिसाब से ग्रोथ होती है। तो पेड़ साल भर में कम ग्रोथ करते हैं, घास तेजी से करती है। तो अगर घास यहाँ उगाई तो ये अगले 4-5 महीने में ये पेड़ को कंपटीशन में ख़त्म कर देगी, हरा देगी। यहाँ पेड़ जो है उसकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये घास इतनी तेज़ी से ना बढ़े उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस एरिया में साफ़ सफाई का काम करना पड़ता है। ये जो वीड है, खरपतवार है, इसे निकालना पड़ता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में पेड़ों को थोड़ा क्लोज स्पेसिंग में लगा दिया जाए। स्टार्टिंग में क्लोज में लगा देंगे तो क्या होगा कि ज़मीन पे ये पूरे पूरे पेड़ों ने छाई कर रखी होगी, तो जो घास है वो नीचे उग भी आएगी, तो उसे धूप नहीं मिलेगी, तो उसका काम नहीं हो पाएगा और वो वहाँ सही से रुक नहीं पाती है, ग्रो नहीं कर पाती है, उग नहीं पाती है, जिससे कंपटीशन में उसे दबाया जा सके। अब क्लोज इसलिए कर देते हैं कि स्टार्टिंग में क्लोज रहा, जैसे जैसे ये ज़रूरत इनकी बढ़ती जाएगी, जैसे पेड़ बड़े होंगे, इनके बीच में कंपटीशन जब बढ़ने लगेगा, आपस में जौहर इनके टकराने लगेंगे, तो हम कुछ को निकालते रहेंगे, जिससे धीरे धीरे करके उनका स्पेस जो है वो जो 15 मीटर का जो चाहिए था वही ले आते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इनके बीच की खरपतवार यानी कि वीडिंग करते हैं। अब वीडिंग के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ आपको तरीक़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो मैं पूरा एरिया ही साफ़ करवा सकता हूँ, इसे बोलेंगे कंप्लीट वीडिंग। मान लो मेरे पास पैसा थोड़ा कम है तो मैं बोलूँगा कि यार, या फिर मुझे मज़दूर कम मिल रहे हैं तो मैं बोलूँगा एक काम करो, इतने की ज़रूरत है तो केवल ये स्ट्रिप में कर दो जिसमें हमारे पेड़ पौधे लगे, बीच वाली पट्टी को छोड़ दो, तो केवल लाइन लाइन पे कर दिया। पैसा मेरे पास और कम है तो मैं केवल वो पौधों पे उन्हीं के आसपास ही वीडिंग करवाऊँगा और छोड़ दूँगा स्पॉट रिंग में, या फिर ये इंटर रो वीडिंग कर दूँ, वो फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी वीडिंग है। मेन मुद्दा है कि हम लोग वहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पे कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट भी कर देते हैं। अगर कोई मरमर हो गया, घास फूस हो गई, तो उसको निकालने का काम कर लेते हैं। एक मुद्दा आता है मिट्टी से जुड़ा हुआ। कई बार मिट्टी जो है प्लांटेशन करते समय मिट्टी में उर्वरक क्षमता कम होती है, या फिर जैसे अपनी चंबल है, चंबल के साथ क्या है, अपने यहाँ की जो चंबल की मिट्टी है उसमें सब सरफेस में हार्ड पैन का फॉर्मेशन हो जाता है। सब सरफेस का मतलब होता है, सरफेस मतलब ये बिल्कुल सतह, सब सरफेस मतलब उप सतह। इससे कुछ डीप में जा कर के इस वाले रीजन में, आपको शायद पिक्चर में पता नहीं क्लियर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपको कंकड़ मिल जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के जो आपने यहाँ पर चंबल में अगर आप रहते हैं या देखा हो तो वो कंकड़ हो जाते हैं। इसी को हम लोग पुराने टाइम पे पीस करके, जो सीमेंट, जो प्लास्टर पुराने टाइम पे बनाया जाता था, हमारे गांव में जैसे पुराने कुएं वगैरह हैं, घर है, उनमें इन्हीं को भूंज के बनाया जाता है। आज के टाइम पे जो सीमेंट बनती है बस उसका एक मॉडर्नाइज मेथड है, लेकिन बेसिक चीज़ें वही है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ हो जाते थे। ये आपस में इतना हार्ड हो जाते हैं कि ऊपर से अगर कोई पेड़ है वो ग्रो कर रहा है तो वो इससे नीचे नहीं निकल पाती हैं, जड़ें नीचे फोड़ के नहीं निकल पाती है। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे यहाँ यानी कि चंबल वाले रीजन में आप कितना भी अच्छा पेड़ लगा दो, वो एक टाइम तक तो ग्रो करता है, एक हाइट पकड़ता है। इसके बाद जैसे हमारे घर के बाहर पेड़ लगा, वो शायद 100 ईयर से ऊपर है, लेकिन उसकी हाइट एक लेवल तक ही गई है, उससे ऊपर नहीं गया वो। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ों को स्पेस ही नहीं मिल रहा ग्रोथ करने का, उतना ही न्यूट्रिएंट मिल पा रहा है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जब लेवल ही है, एक लेवल से ज़्यादा उसकी इनकम ही नहीं हो रही, तो कैसे ग्रोथ कर पाएगा वो? तो वो कंकड़ सब हार्ड पैन की इशू रहता है। हार्ड पैन मतलब यहाँ पर एक टाइप से सॉलिड थोड़ी लेयर बन जाना। हार्ड पेन के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, कैल्शियम के हैं, अदर टाइप के भी हैं। यहाँ पर उतने में टिपिकल में हमें कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना, बस इतना समझ लो कि यहाँ इस टाइप का कई बार सब सरफेस में हार्ड पेन वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उसका तरीका क्या है कि जब हम लोग यहाँ पर पेड़ पौधे लगाते हैं तो जो गड्ढे खोदते हैं, वो गड्ढे इतनी गहराई तक खोदते हैं कि ये जो हार्ड पेन है वो ख़त्म हो जाए, हार्ड पेन को पूरा डुबा देते हैं। यहाँ तक
हार्ड पैन तक कर दिए, मतलब हार्ड पैन साइड में रह गया, ये मिट्टी यहाँ तक गड्ढा खोद दिया, फिर बाहर से मिट्टी भर दी और इसके बाद पेड़ पौधे लगा दिया। तो फिर अब इनकी जड़ें क्या है, हार्ड पैन साइड में रह गया, ये सीधे सीधे नीचे इंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन, जहाँ पर आपने प्लांटेशन वगैरह की वहाँ पर पानी नहीं देना पड़ता है। तो जनरली हम लोग प्लांटेशन में क्या है, किसी को ठेका दे दिया तो वो जो भी है स्प्रे वगैरह उससे करता रहा वो, या कुछ टाइम के लिए अगर करना पड़ा तो ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन कर दिया, क्योंकि एक कोई बोर करते हैं तो पानी सप्लाई थोड़ा स्ट्रेस रहता ही है। अदर जो इरिगेशन के मेथड है इन्हें हम लोग फॉरेस्ट में यूज़ नहीं करते हैं, बट एग्रीकल्चर में करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर अपने में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को लिख दिया गया। जैसे आप लोगों ने फ्लड इरिगेशन देखा होगा, हम लोग खेत में सीधा बाउंड्री बड़ी बना दी और उसमें सीधा पानी छोड़ देते हैं। ये जनरली हम लोग जैसे चावल वगैरह उगाते हैं उसमें सीधा फ्लड इरिगेशन करते हैं, पूरा खेत को भर के। इसके साथ पॉजिटिव ये है कि मेहनत ज़्यादा नहीं लगती, खेत में सीधे सीधे भर देते हैं। नेगेटिव क्या है, इसमें तुम पानी ओवर यूज करते हो, पानी जब उसमें भरेगा तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठेगा, वो जब नीचे पानी बैठता है उसके साथ वो तुम्हारी मिट्टी के बहुत सारे पोषक तत्व जो है वो लेके नीचे बैठ जाता है, तो इस टाइप से लीचिंग हो जाती है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट की। अगर कहीं फूट फाट गया तो ये न्यूट्रिएंट है वो खेत के बाहर लेके चला जाएगा। दूसरा है फरो इरिगेशन, जहाँ पर आप किसी फरो में इरिगेशन का काम करते हो, फरो में पानी दे देते हो। तीसरा होता है बॉर्डर स्ट्रिप, ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर स्ट्रिप हमारे यहाँ किया जाता है वीट गेहूँ के में। हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं का जो पूरा खेत होता है उसमें जैसे 10-10 फीट की ऐसी बॉर्डर सी बना देते हैं, 2 बॉर्डर सी बना दिए तो वो एक पट्टी सी बन जाती है, उसमें पानी छोड़ते हैं। तो एक टाइप से हम लोग पूरे फील्ड में फ्लड ना करके इस टाइप की पट्टियों में हम लोग इरिगेशन देते हैं बॉर्डर स्ट्रिप में। एक होता है रिंग बेसिन, ये जनरली हम लोग करते हैं जैसे आम के या कोई बगीचे हैं उनमें किया जाता है। पर्पज़ क्या होता है कि जैसे एक पेड़ है, दूसरा पेड़ है, तीसरा पेड़ है, पूरे में पानी देने का मतलब है नहीं, तो पेड़ों के चारों तरफ जो गोला गोला से बनाए जाते हैं ना, जिससे स्टार्टिंग में पानी आने दिया जाए, इन सबको जोड़ दिया जाता है और एक तरफ छोड़ दिया, सारे पेड़ों को पानी मिल गया। इस टाइप से हम लोग इन्हें रिंग बेसिन बोल देते हैं। इस टाइप की जो स्क्वायर चेक बेसिन बोलते हैं ये हम लोग करते हैं जो वेजिटेबल वगैरह ग्रो करते हैं उसमें। यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, ये नाम याद रह जाए तो ठीक, नहीं रह जाए तो इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं। दूसरा ये स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन है, वो हम लोग फॉरेस्ट में ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है स्टॉकिंग। आपको केवल शब्द का मतलब समझना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना है उसमें। स्टॉकिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई पेड़ है, कमज़ोर पड़ गया, पतला है, तेज़ हवा चल रही, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, आपके लिए कॉमर्शियल वैल्यू तब होती है जब पेड़ बिल्कुल सीधा ग्रोथ करे, तो उसका जो टिम्बर है उसकी सीधा जाता है, तो स्ट्रेट टिम्बर होता है, तो मार्केट में कुछ भी बना सकते हो, तो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू ज़्यादा होती है। अब हवा तेज़ चल रहा है, पेड़ सही से नहीं उग पा रहा है, तो आप क्या करते हो, उसके साइड में कोई डंडा गाड़ करके इसको सीधा बनाए रखते हो, तो ये एक टाइप से स्टिक लगा दी, तो इसे बोलते हैं स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मतलब पेड़ को डंडा लगा के सीधा कर देना। अब इसकी ये दुनिया भर की चीज़ है, इनको स्टॉकिंग में अब ये दुनिया भर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि इसे स्टॉकिंग बोलते हैं, काम खत्म। एक टर्म और आता है सिंगलिंग। सिंगलिंग क्या की जाती है, फॉरेस्ट में एक टर्म और आता है कोपाइस। आपने देखा होगा कि मान लो एक ये पेड़ था, आपने इसे काट दिया, इसका ये जो ठूंठ रह जाता है, इसके लिए एक टर्म है स्टंप। क्या टर्म है, स्टंप। इस ठूंठ से कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि यहां से ऐसी नई ग्रोथ निकल आती है। ये जो नई ग्रोथ है इन्हें बोला जाता है कोपाइस। ठीक है, अब समस्या कहाँ है। अब ये देखिए कि जैसे ये ठूंठ है, इसमें एक घर है, जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चे दो ही अच्छे, मतलब एक घर में 25 बच्चे होंगे तो होगा क्या, किसी का भी एजुकेशन करवाना संभव नहीं हो पाता है।
दो हैं तो पूरी रिसोर्सेस है वो दो को ही खर्च किए जाएंगे, बेटर ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पर 25-30 बच्चे होंगे इस प्लांट के, तो किसी को भी पूरा एनर्जी नहीं मिलेगी, नीचे से जो भी सप्लाई हो रहा है सब में बटेगी, कोई हेल्दी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनमें से ये देखते हैं, पहले हम लोग स्टार्टिंग में जाएंगे क्योंकि 2-3 बार में निकालेंगे। फर्स्ट टाइम देखेंगे कि सबसे अच्छे कौन कौन से हैं, तो 2-3 को छोड़ करके बकाया के सब काट देंगे, केवल 2-3 छोड़ देंगे यहाँ। फिर 4-5 मंथ बाद फिर जाएंगे और इनमें से जो सबसे अच्छा जो एक होगा उसे छोड़ के बकाया के हटा देंगे। तो एक टाइप से बारिश के नाम पर केवल एक ही रहेगा। अब सिंगल बच रहा है इसलिए उसे बोलते हैं सिंगलिंग करना। कोपाइस के केस में हम लोग इस टाइप की एक्टिविटी कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? देखो, मल्चिंग का एक बेसिक सेंस है कि कोई जो सरफेस है उस पर कुछ ऐसा ऊबड़ खाबड़ चीज़ें डाल दो जो उसे ढक दे। ये रहा बेसिकली मल्चिंग। हम लोग करते क्या हैं, जो सरफेस है, अगर मान लो मिट्टी को देख लिया जाए, अगर मिट्टी ऐसी खाली है, आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे जब तेज़ धूप पड़ती है मिट्टी गर्म हो जाती है खेतों की, तो यूपी की जो मिट्टी है प्लेन वाली, जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो, उनमें क्रैक दरारें पड़ जाती हैं। दूसरा, जब गर्मियाँ पड़ती हैं समर के टाइम पे, उनमें से इस टाइप से लॉस ही उड़ रही होती है, भाप, पानी बहुत सारा उड़ जाता है, बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर बारिश का टाइम हो तो पानी उसके सरफेस पे गिरा और वो बह जाता है, तो बहुत सारे पोषक तत्व पानी के साथ बह जाते हैं, तो वहाँ भी दिक्कत है। जब पाला पड़ता है तो अगर ज़मीन खाली है तो वो पाला का प्रभाव मिट्टी पे पड़ता है और मिट्टी की जो पास का जो पानी है, सरफेस के आसपास का जो पानी है वो जम जाता है। वो जम गया तो जो पेड़ पौधे उग रहे हैं उनकी जड़ों को पानी नहीं मिल पाता, वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ों के पास जो सरफेस है उस पर ये दुनिया भर की चीज़ें फेंक देते हैं, कचरा। इसको बोला जाता है मल्च। ये है बायोलॉजिकल या बायोडिग्रेडेबल मल्च। इससे क्या फ़ायदा है कि ये जो स्ट्रॉ है, अगर ये ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है तो पहला क्या फ़ायदा है, जैसे धूप है, धूप जो सामान्य ज़मीन पे पड़ेगी वो इसको गर्म करेगी और इसके अंदर का पानी उड़ा के ले जाएगी। जबकि अगर उसके ऊपर इस टाइप का मल्च पड़ा हुआ है तो क्या फ़ायदा है, धूप इसे गर्म कर नहीं पाती है, मिट्टी गर्म होगी नहीं, तो इसका पानी नहीं उड़ेगा, ये ऊपर ही ऊपर गर्म करके काम चल जाएगा। तो एक तो मिट्टी से जो पानी लॉस है वो बच जाता है, यानी कि पानी के कंजर्वेशन में। दूसरा, यहाँ पर अगर कोई खरपतवार उग भी आया, मतलब खरपतवार के बीज पहुँच भी गए, तो बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको उगने के लिए धूप की ज़रूरत होती है, फोटो एक्टिव सीड होते हैं। यहाँ पर ये मल्च है अगर 2-3 इंच की, तो इनको जगह ही नहीं मिल पाती है, धूप ही नहीं मिल पाती है, उग ही नहीं पाते हैं, मतलब खरपतवार की समस्या ख़त्म। तीसरा, ये जो मल्च है ये बायोडिग्रेडेबल है, ये धीरे धीरे समय के साथ सड़ेगा तो दुनिया भर का खाद जो है वो मिट्टी में मिला करके उर्वरक क्षमता बढ़ा देगा। चौथा है, अगर बरसात हुई तो पानी इस पर गिरेगा, जो स्प्लैश इरोजन पड़ा होगा मृदा अपरदन में, पानी से जो होता है, पहला कि पानी की बूंदें जब ज़मीन की सरफेस पर टकराती है बिल्कुल छल सी और छपाक से वो मिट्टी के जो धूल के कारण वो एकदम उलझ जाते हैं, स्प्लैश इरोजन, वो नहीं होता। तो इस टाइप से ये जो मल्च है उसके कुछ फ़ायदे हो गए। हालांकि आजकल हम लोग जो कॉमर्शियल प्लांटेशन करते हैं इस टाइप से, जैसे आलू टमाटर कुछ उगाते हैं, खासकर टमाटर वगैरह, जो सरफेस जो फसल जो है वो सरफेस के बाहर हो, मिट्टी के बाहर हो, जैसे शिमला मिर्ची वगैरह। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि इस पूरे एरिया को ये काली पन्नी से ढक देते हैं। ये कर क्या रहे, एक टाइप से ये आर्टिफिशियल मल्चिंग है। इससे ना फ़ायदा क्या है एक्चुअली, ये जब इस टाइप की क्यारियाँ बनाते हैं, नॉर्मल खेत में भी अगर बनाई जाए, तो इस क्यारी में वो दुनिया भर का खाद बीज डालते हैं, उसमें दुनिया भर की खरपतवार भी उगाती है। ये कहाँ तक खरपतवार बीनते फिरेंगे? तो पहला तो वो जो खरपतवार या वीड है उसको बीनने की समस्या ख़त्म। दूसरा, वो वहाँ से खरपतवार अगर 4 उग आए तो उनने कुछ ना कुछ खाद बीज वहाँ का खा करके ख़त्म कर दिया। खरपतवार नहीं उगेंगे तो जो खाद बीज था वहाँ, वो वहाँ का वहीं बना रहा, तो वो फ़ायदा है। दूसरा है, अगर ये एरिया ठंडा है
ठंडा एरिया है जैसे हिमालय में है, वहाँ पर आपको फसल ऐसी लेनी है जिसको मान लो कुछ हाई टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, उस एरिया में टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। तो आप क्या करोगे, ये काली पन्नी लगा दोगे। काली पन्नी जो भी धूप है उसे एब्जॉर्ब करेगी, धीरे धीरे करके वहाँ की मिट्टी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देगी और रात में टेम्परेचर मिट्टी का आसानी से डाउन होने नहीं देगी। इस टाइप से उस एरिया में, इस एरिया में वो भी फसलें उगाई जा सकती हैं जो पहले नहीं उग पाती थी। तो यहाँ ये मल्चिंग का हमें फ़ायदा पड़ जाता है। तो मल्चिंग क्या है, बस ये समझ लो कि है क्या, बकाया की चीज़ें जुड़ी रहेंगी। तीसरा है फेंसिंग। फेंसिंग में हम लोग बहुत सारी टाइप की हैं। एक टर्म यूज़ किया जाता है लाइव फेंसिंग। लाइव फेंसिंग का मतलब कोई इस टाइप के जिंदा पेड़ पौधे लगा दो जिनमें कटीले हों, जिन्हें जंगली जानवर या देसी अपने डोमेस्टिक जानवर ना खाते हों, और उन्हें वहाँ लगा दोगे तो एक टाइप से कोई भी जानवर उस एरिया में एंटर नहीं कर पाता है। ट्रेंचिंग वगैरह हम लोगों ने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में देखा था, खासकर एलिफेंट के केस में हम लोग ट्रेंचिंग करते हैं, क्योंकि और कोई भी फेंसिंग हो एलिफेंट मानता नहीं है। तीसरा स्टोन वॉल फेंसिंग, पत्थर की दीवार खड़ी कर दो। ये भाई तभी संभव है कि जब अपने पास प्लांटेशन का एरिया छोटा हो और आप ऐसे एरिया में प्लांटेशन कर रहे हैं जहाँ पत्थर खूब है। ऐसा थोड़ी कि यूपी में कर दो फिर भाई ट्रक भर भर के पत्थर बाहर दूसरे स्टेट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, वो संभव ही नहीं हो पाता। नहीं तो पता पड़ा कि प्लांटेशन का प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 80% 90% ये पत्थरों को मंगाने में खर्च हो गया। ये ट्रेंचिंग का एलिफेंट वाला हम लोग देख ही चुके थे। बार्ब्ड वायर वाला ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, ये बार्ब्ड वायर वाली फेंसिंग है, उसको हम लोग देख चुके थे। यहाँ पर अपने लिए कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। ये लाइट वाला फेंसिंग जिसे हम लोगों ने उधर देखा था, ये दोनों है बी फेंसिंग। इन्हें हम लोग कहाँ देख चुके थे, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में। तो यहाँ पर आकर के अपनी ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती है। एक होता है प्लांटेशन रिकॉर्ड। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी एरिया का प्लांटेशन वगैरह जो भी करते हैं उससे पहले मतलब करने के साथ ही एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। उस रजिस्टर में उस एरिया के बारे में डाटा होता है, कितना एरिया है, मिट्टी के टेस्ट किए जाते हैं, सॉइल टेस्ट, तो उसमें कितना फर्टिलिटी है, क्या है, कब हमने उसमें इरिगेशन किया है, कब हमने उसमें कोई भी सिंचाई वगैरह का काम है, खाद बीज देने का काम है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड में मेंटेन कर दी जाती हैं। और कब क्या देना है, मीन्स होता क्या है, डिपार्टमेंट है। आज मैं यहाँ रेंजर हूँ, चलो ये साइट किसी रेंजर के अंडर है, आज मैं हूँ, 2 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं ऊपर निकल गया, कुछ भी कंडीशन हो गई, सपोज मेरी डेथ हो जाती है, तो जो अगला रेंजर आएगा उसे क्या पता पड़ेगा कि यहाँ पर जो लाखों करोड़ों का स्टेट गवर्नमेंट की फंड लगी है इस प्लांटेशन में, आगे क्या करना है। तो पूरा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं इस साइट के बारे में, पूरी इसकी हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, और उसमें कब क्या करना है वो पूरा डाटा होता है उसमें। वो रजिस्टर जो होता है उसे बोलते हैं प्लांटेशन रिकॉर्ड। इसके अलावा 2-3 टर्म और बचे हैं अपने, जैसे एक होता है इरिगेशन प्लांटेशन और दूसरा है इनरिचमेंट प्लांटेशन। जैसे फॉरेस्ट में है, जनरली हम लोग ऐसे ही पेड़ पौधे कहीं लगा देते हैं। अगर कहीं पे हम लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं और उन्हें बराबर पानी की सप्लाई कर रहे हैं तो एक टाइप से उस प्लांटेशन को बोला जाता है इरिगेशन प्लांटेशन, जहाँ पर पानी की बराबर इरिगेशन होती रहे। दूसरा है इनरिचमेंट प्लांटेशन। आपको ये पता है कि अपने जो फॉरेस्ट है उनकी वैल्यू दिनों दिन कम होती जा रही है, क्योंकि एक फॉरेस्ट का जो एक पैच है एरिया, इस पैच से जो वैल्यूएबल टिम्बर था वो लोग अवैध तरीके से काटते रहते हैं। इससे इस टोटल एरिया की जो वैल्यू है, क्योंकि कम वैल्यू वाली स्पीसीज जहाँ ज़्यादा बची, वैल्यूएबल तो कट के चलेगी, तो इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, इसको इनरिच करने के लिए हम लोग बाहर से कुछ कीमती पौधे जैसे टीक है, साल है, शीशम है, चंदन है, ऐसी कीमती लकड़ी वाले पेड़ पौधों को इसमें प्लांटेशन कर देते हैं। इसी को बोला जाता है इनरिचमेंट प्लांटेशन। एक होता है प्लांटेशन शेड्यूल और प्लांटेशन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हो गया है, ये है प्लांटेशन शेड्यूल। ये जो रिकॉर्ड होता है उसी में पीछे एक चार्ट बना होता है। उस चार्ट में ये होता है कि हमें मान लो कोई प्लांटेशन है, उसे
मतलब पूरा उसका आज से लेके स्टार्टिंग से लेके उसके अंत तक का पूरा शेड्यूल बना होता है। वो होता है प्लांटेशन शेड्यूल कि हमें कब प्लांटेशन करना है, कब इरिगेशन करना है, कब बीडिंग करने है, कब क्या करना है। तो वो जो शेड्यूल फॉर्मेट में वो रहा। ये ईयर वगैरह के जो चक्कर है वो आप छोड़ दो, अब इतने में काम हो जाएगा। यहाँ पर आकर के अपना ये मुद्दा ख़त्म हो जाता है। एक मुद्दा आता है कि जो है प्लांटेशन है वो ज़्यादातर अपनी फेल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे सपोज एमपी का ही एक एग्जांपल है, हमारे यहाँ नर्मदा रिवर है। तो एमपी गवर्नमेंट ने बड़े ज़ोर शोर से, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मामा जी, इन्होंने भी काफ़ी उसे प्रमोट किया कि हम नर्मदा रिवर के दोनों साइड पे जो है प्लांटेशन ड्राइव चलाएंगे, लाखों करोड़ों प्लांटेशन हम लोग यहाँ लगाएंगे। स्कीम बढ़िया थी, सब कुछ किया गया उसमें, लोगों के ग्रुप बनाए गए जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन इसके बाद भी ये प्लांटेशन में लगभग 70% 80% जो प्लांटेशन है वो डेथ कर गई, ऐसा माना जाता है। आखिर क्यों? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि उसमें यहाँ पर अपना ये एग्जाम्पल है, ये लगभग सभी जगह होता है कि प्लांटेशन क्यों फेल हो जाती है। तो उसमें एक तो देखो, उसमें ह्यूमन एंगल है। बायोलॉजिकल क्या है कि जैसे प्लांटेशन का काम कर दिया, अब किसी की बकरी आई वो खा के चली गई। प्लांटेशन जब किया गया, दुनिया भर की पॉपुलराइज किया गया, वहाँ पर मिट्टी पे ध्यान नहीं दिया गया। मिट्टी में इंसेक्ट पेस्ट थे, नेमाटोड थे, लोकल बीमारियाँ थी, उनने अटैक कर दिया। गर्मियों का सीजन आया, बारिश के टाइम पे किया गया तब तक ठीक है। गांव में हर गांव से 5 लोगों का ग्रुप बनाया गया था कि आपको इस एरिया में, जो उनके गांव का एरिया था, इसमें इन पेड़ों को पानी आनी दे के इनकी रक्षा करनी है। उनमें 2 छुट्टी पे चले गए, 3 ने काम नहीं किया, बोला वो जब 2 आएंगे तब करेंगे। तो लोग जो है उनका पार्टिसिपेशन अक्सर ऐसे प्रोग्राम में, सोशल फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम में अक्सर ये इशू रहता है कि लोग जो है पीपल, वो तब तक जब तक उसमें फंड है तब तक लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसा ही फंड या जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे उसका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, वो उस प्रोजेक्ट से हट जाते हैं। तो ये इस टाइप के प्रोजेक्ट जनरली जहाँ लार्ज नंबर स्टेक होल्डर हो वहाँ पर ये दिक्कतें होती रहती हैं। तो ये प्लांटेशन फैल के इस टाइप से होते रहते हैं। आर्टिफिशियल रीजनरेशन इज मोस्टली अप्लाई इन फ्लड स्टॉर्म रिफॉरेस्टेशन। आर्टिफिशियल रीजनरेशन जो है वो ज़्यादातर हम लोग यहाँ पर रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन वगैरह में करते हैं। यहाँ पर आकर के अपना ये वाला पार्ट जो था प्लांटेशन का, ये ख़त्म हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जो पीपीटी है वो आपको दे दी गई है, एमसीक्यू जो है वो भी आपको दे दिए गए हैं।